नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी काम के बोझ के कारण मिस्टर मॉन्क को बताते हैं कि यह उनके लिए एक समस्या बनता जा रहा है, लेकिन कोई आदमी भी नहीं है जो उन्हें रिप्लेस कर सके। ऑडियो नंबर 75 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। कुछ मिनट तक सोचने के बाद मिस्टर मॉन्क बोले, पता है, हम ऐसा व्यक्ति खोज सकते हैं जो तुम्हें रिप्लेस कर दे, लेकिन तुमने इतना बढ़िया काम किया है कि मुझे दुख होगा अगर मैं तुम्हें जाने दूं। लेकिन तुम्हारी स्थिति को देखते हुए यह ज़रूरी है। अभी मेरे ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स एडमिरल से बात हुई थी। उन्हें वहाँ काम करने के लिए किसी की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो हम वहाँ जाकर उनसे मिल सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। उस रात हम रॉयल एयरफोर्स के ऑफिस में गए जो वहाँ से 5 मिनट की दूरी पर ही था। एडमिरल बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि उन्हें मौसम विभाग में काम करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है और वे लोग मौसम की भविष्यवाणी करना, उनका निरीक्षण करना, वायु की दिशा जानना और बादलों, तापमान इत्यादि के बारे में सिखाएंगे। उन्होंने कहा हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योमेट्री और गणित का एक्सपीरियंस हो। वह बोले, जितना मैं समझता हूँ तुम बिल्कुल सही व्यक्ति हो। तुम्हारी उम्र भी कम है और हम चाहते हैं कि तुम यह काम करो। यह मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था। मैंने उनको कहा कि मिस्टर मॉन्क की आज्ञा से मुझे ट्रेन रिप्लेसमेंट के काम के लिए 1 और महीना वहाँ रहना होगा। उसके बाद मैं यहाँ काम करूँगा। हम राजी हो गए। मैं वापस आया और अपना रेजिग्नेशन दिया। मेरा रेजिग्नेशन ऑफिस में बम फूटने जैसा था। वे नहीं चाहते थे कि मैं रिज़ाइन करूं। करीब 50 लोग ऑफिस में आ गए और उन्होंने ऑफिसर्स को धमकी दी। उन्होंने कहा हम उसका रेजिग्नेशन लेकर उसे फाड़ देना चाहते हैं। हमें ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं मिल सकता। मुझे बहुत दुख हुआ। समझ में नहीं आया कि क्या करूं, लेकिन मैंने उनको बताया कि यह सिर्फ मैंने अपने स्वास्थ्य के लिए किया है। मैं इस तरह और काम नहीं कर सकता और अगर वे मुझसे प्रेम करते हैं तो उन्हें मुझे जाने की आज्ञा देनी होगी। मेरी इस बात से उनके हृदय पिघल गए। वे बहुत भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं यह चाहता हूँ तो वे मुझे नहीं रोकेंगे। 1 महीने बाद मैं रॉयल एयरफोर्स गया और अपनी परीक्षा दी। उन्होंने मुझे एरिथमेटिक, ज्योमेट्री, लॉगरिदम्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रश्न दिए और यह मेरे लिए बहुत सरल था। 5 लोग थे जो यह परीक्षा दे रहे थे। मैंने आधे घंटे में अपना पेपर ख़त्म किया और जमा कर दिया। कॉलोनेल जिसने मेरा पेपर लिया पूछा, क्या तुम वाकई जमा करना चाहते हो? तुम्हारे पास अभी भी 2 घंटे और हैं अगर तुम चाहो। मैंने कहा नहीं, मैंने ख़त्म कर लिया है, आप इसे ले सकते हैं। उन्होंने पेपर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने मुझे अपने रूम में बुलाया और कहा तुम्हें काम मिल गया है और यहाँ तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेल रोड वर्क। एक दिन बहुत सुबह उन्होंने मुझे 2 बजे बुला भेजा। उस समय मैं रेलवे स्टेशन में ही काम कर रहा था। जो मैसेज मेरे पास पहुंचा वह यह था कि सोल्जर से भरी हुई एक ट्रेन को मेरी सहायता की ज़रूरत थी। मुझे तुरंत टेलीफोन पर जाकर बात करनी थी। मेरा घर स्टेशन से 500 यार्ड की दूरी पर ही था, इसलिए मैं तैयार हुआ, रेलवे स्टेशन गया और टेलीफोन की तरफ भागा। दूसरी तरफ से लाइन पर ब्रिटिश कमांडर थे। उन्होंने कहा, इंजन का एक व्हील बेयरिंग जल गया है, हम अब और अपनी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ सकते। तुरंत सहायता की ज़रूरत है, कृपया जो भी कर सकते हैं करिए। मुझे एक ट्रॉली मिली। ट्रॉली एक छोटी कार की तरह होती है जो रेल पर दौड़ती है।
मैंने कुछ ज़रूरत के टूल्स उठाए और हम कुछ असिस्टेंट्स को लेकर वहाँ जा रहे थे ताकि हम उनकी सहायता कर सकें। करीब 150 मील के बाद हम वहाँ पहुँचे और प्राय सुबह हो चुकी थी। कमांडर ट्रॉली पर आया और बोला, मैं चाहता हूँ कि ट्रेन मूव करे क्योंकि यह बहुत अर्जेंट है कि सिपाही अपनी मंजिल तक पहुँचे। यह 1943 या 1944 का समय होगा। युद्ध क्रिटिकल स्टेज पर था, विशेषकर अफ्रीका में। ये सिपाही जॉर्डन के रास्ते अफ्रीका जा रहे थे। मैं चक्के को देखने गया। हम इसे कुशनेत कहते थे। यह एक जर्मन नाम है। इंग्लिश नेम बियरिंग है। बियरिंग मेटल का बना होता है और जब चक्का घूमता है चक्के का एक्सल बियरिंग में परिवर्तित हो जाता है। ये बियरिंग जले हुए थे। एक्सल जल रहा था। बियरिंग के मेटल से रगड़ खाकर बियरिंग का डायमीटर करीब आधा फुट था। मैंने देखा कि मेटल पूरी तरह जला हुआ था और पिघला हुआ था। कारण यह था कि ड्राइवर ने ऑटोमेटिक ऑयलिंग सिस्टम को नहीं देखा था या फिर पाइप में कुछ गंदगी आ गई थी जो इस चक्के की ऑयलिंग करता है और मेन ऑटोमेटिक ऑयलिंग सिस्टम से ऑयल निकल रहा था। कारण जो भी रहा हो, ऑयल बेयरिंग्स तक नहीं पहुंच रहा था और बेयरिंग्स जल गए थे। मैंने कमांडर से कहा, मुझे उन्हें वापस लेना होगा और उनमें नया मेटल डालना होगा। एक्सल के साइज से एडजस्ट करने के लिए उन्हें स्पेशल मशीन पर रखना होगा। कमांडर प्राय बेहोश हो जाने वाला था। उसे नहीं मालूम था कि वह क्या करे। उसने कहा, बेहतर है मैं खुद को मार डालूं। अगर मैं 1 घंटा और देर हो गया तो चीज़ें मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। जब उसने ऐसा कहा मैं एक गहरे विचार में चला गया। मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं क्या करूं? कमांडर ने देखा कि मैं बहुत गहन चिंतन में हूं और वह मौन होकर खड़ा हो गया। मेरे चारों तरफ सैकड़ों सिपाही यह देखने का इंतज़ार कर रहे थे कि मैं क्या करता हूँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी और अर्जेंसी से सोचने और कुछ करने का एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। 3 मिनट बाद मेरे मन में एक लाइट आई और मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। मैंने कमांडर से कहा, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। उसने कहा, तुम कैसे कर सकते हो? वापस जाने में 2 घंटे लगेंगे। 1 घंटा काम में, 2 घंटे वापस आने में, 5 घंटे, 1 घंटा इसे इसके प्लेस में लगाने के, एडजस्ट करने के लिए और चैनल को क्लीन करने के लिए पूरे 6 घंटे, और 6 घंटे इंतज़ार करना असंभव है। मैंने कहा, मैं इसे आधे घंटे में कर सकता हूँ। उसने कहा, कैसे? मैंने कहा, मुझे 20 से 25 हैट्स चाहिए। सिपाहियों की हैट बहुत मजबूत ऊन की बनी होती थी। ये ब्रिटिश हैट्स थी जो वे उस समय पहनते थे। उसने कहा, मैं तुम्हें 20 से ज़्यादा दे सकता हूँ। तुम्हें कितनी चाहिए? मैंने कहा, पहले 1 से शुरू करते हैं, मुझे 1 दीजिए। वह 1 हैट लेकर मैंने उसे टुकड़ों में काट दिया। उन्हें बेयरिंग्स के ग्रुप्स के अंदर रखा। मुझे लगता है एक बेयरिंग पर 15 परत लगी। जब लेयर्स आधे इंच तक बेयरिंग्स के बाहर आ गई, मैंने बेयरिंग्स को एक्सल पर एक स्पेशल मशीन से प्रेस कर दिया और उन्हें दाएं बाएं जल्दी जल्दी घुमाया और बीच में एक्सल पर बेयरिंग्स को कस दिया। मैंने बेयरिंग्स में गैप को चारों तरफ से भर दिया ताकि बेयरिंग्स ठीक एक्सल पर फिट हो जाए, ताकि उनमें जो मटेरियल डाला था वह बिल्कुल दबकर बेयरिंग्स के अंदर चला जाए। जब मैंने बेयरिंग्स को 2-3 बार घुमाया तो मटेरियल तुरंत बेयरिंग्स के अंदर चला गया। उसके बाद मैंने दूसरी लेयर लगाई, फिर वही किया, फिर दूसरी लेयर, जब तक कि दूसरी इसके अंदर और लेयर न जा सके। मैंने फाइनल लेयर को इस तरह लगाया कि वे एक्सल से 1/4 इंच बाहर रहे, एक्सल से बड़ी, और इसे तब तक प्रेस करता रहा जब तक कि यह आयरन की तरह नहीं चमकने लगी।
उसके बाद मैंने ऑयल चैनल ड्रिल किया और उसके बाद ऑयल के मेन डिस्ट्रीब्यूटर से एक सकरा पाइप वापस चक्के में डाला। जैसे ही मैंने इसे घुमाया मैंने देखा एक्सल से ऑयल बाहर आ रहा था एक रिदम में। मैंने कहा मैं इंजन को आधे घंटे तक ड्राइव करना चाहता हूँ, यह देखने के लिए कि यह काम कर रहा है या नहीं। आपकी परमिशन से मैं जाना चाहता हूँ। ऐसे तो इसकी आज्ञा नहीं है कि तुम हमारे साथ आओ, लेकिन यह एक्सेप्शन है। तुम इंजन ड्राइव करो, देखते हैं। कमांडर खुद इंजन में था। मैं 60-70 मिनट तक मील तक ड्राइव किया, उसके बाद रोका और उतर गया और चेक किया कि बेयरिंग कैसा काम कर रहा है। बेयरिंग ठंडा था, इसका मतलब इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं था और यह एकदम बढ़िया शेप में था। कमांडर ने कहा अगर तुम और 60 मील तक हमारे साथ आओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। हम और 60 मील तक चले। हर कोई चिल्ला रहा था, गा रहा था और वे सभी मेरी प्रशंसा कर रहे थे। कमांडर ने मुझे गले लगाया, मुझसे हाथ मिलाया और कहा मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, मैंने कभी नहीं सोचा कि इस तरह की चीज़ संभव है। तुमने किया कैसे? मैंने कहा मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे किया, लेकिन जब आपने कहा कि अगर हम इंजन को स्टार्ट नहीं कर सकते तो सारी चीज़ें नियंत्रण के बाहर हो जाएंगी, उसी समय मेरे दिमाग में यह आइडिया आया। मैंने उन्हें गुड बाय कहा, उन्हें विजय की शुभकामनाएं दी। बाद में उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर पत्र लिखा और आज्ञा दी कि मेरी सैलरी बढ़ा दी जाए। जब मैं वापस आया तो दोपहर हो चुकी थी। लोग स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि क्या हुआ। जब मैंने उन्हें मैकेनिक्स के बारे में बताया तो वे मेरे चारों तरफ एकत्रित हो गए और बोले यह असंभव है, तुमने किया कैसे? मैंने कहा आइडिया मेरे दिमाग में आया और यह ठीक से काम भी किया। 2-3 दिन के बाद इंजन वापस आया और यह अभी भी ठंडा था और चक्के बहुत सुंदर तरीके से काम कर रहे थे। हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि यह इंजन आर्मी के दूसरी शाखा को दे दिया जाए। इंजीनियर्स और मैकेनिक्स व्हील को चेंज कर इसमें मेटल डालना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि अगर यह इंजन 500 मील्स चल सकता है और इसके बावजूद इसमें कोई हीट या जलने की शिकायत नहीं है तो इसे ऐसे ही भेज देना चाहिए जैसा यह है। बीच में हमें कुछ और बेयरिंग्स तैयार करके रखने चाहिए ताकि ऐसा कुछ हो तो हम उन बेयरिंग्स से चेंज कर सकें। जब आर्मी आई तो पूरी आर्मी के कमांडर ने पूछा क्या इंजन सही कंडीशन में है। घटना की पूरी कहानी उनके कानों तक पहुंच गई थी और मैंने जो किया उससे वह आश्चर्यचकित थे। उस समय मैं ऑफिस में था। कमांडर अपने सोल्जर्स के साथ आए और मेरी राय जाननी चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हें लगता है कि यह सेफ रहेगा? हमें रास्ते में किसी तरह की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ होता है तो तुम समझ रहे हो ना, यह युद्ध है, तुम जिम्मेदार ठहराए जाओगे। मैंने कहा मैं ए से जेड तक रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप जाइए। उन्होंने ड्राइव किया, आर्मी को जहाँ पहुँचाना था पहुँचाया और इंजन वापस आया। 1 महीने तक उस इंजन को हम दिन रात यूज़ करते रहे और व्हील में कुछ भी नहीं हुआ। बाद में मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैंने कहा 1 महीना बहुत ज़्यादा हो गया, अब इसे चेंज करते हैं। जब हमने बेयरिंग्स निकाले तो उनके बने हुए हेड्स जो इतनी मजबूती से बनाए गए थे मेटल की तरह चमक रहे थे। हमने नए बेयरिंग्स डाले, लेकिन पुराने बेयरिंग्स को 2-3 साल के लिए रख दिया, लोगों को समझाने के लिए कि यह कैसे काम करता है। एक ब्रिटिश इंजीनियर आया और उसने जब बेयरिंग्स देखे, ऊन के बेयरिंग्स, उसने कहा मुझे नहीं लगता कि ये हेड से बने हुए हैं, यह एक तरह का मेटल है। उसे विश्वास नहीं हुआ कि हेड से इस तरह का काम हो सकता है। यह घटना यहीं ख़त्म होती है। अगले ऑडियो में हम एक दूसरी घटना को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।
आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।